डॉक्टर बीना कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का टॉपिक मेरा है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद गौर और गजनी वंश में संघर्ष चला। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी अधिक योग्य नहीं थे। इसका लाभ उठाकर गयासुद्दीन गौर ने गजनी पर अधिकार कर लिया और कुछ समय बाद अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन गौर को गजनी का शासक बनाया। महमूद गजनवी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर बनाया और उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्क राज्य को स्थापित किया, परंतु उसने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने की। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के विभिन्न कारण थे। उनमें से सबसे पहला प्रमुख कारण है साम्राज्य विस्तार करना। वो छोटे से गजनी राज्य से संतुष्ट नहीं था, इस कारण से उसने भारत के ऊपर आक्रमण किए। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था भारत पर आक्रमण करने का कि भारत की अपार धन संपदा को प्राप्त करना। भारत एक धनी संपन्न राज्य था, इस कारण से वो अपनी सेना के लिए धन प्राप्त करना उसका एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तीसरा प्रमुख कार्य हम देखें तो कारण था भारत पर आक्रमण का इस्लाम धर्म का प्रचार करना। वह भारत में हिंदू धर्मावलंबी देश होने के कारण इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। चौथा प्रमुख कारणों में से हम देखें तो वो है पंजाब पर अधिकार करना। मोहम्मद गौरी गजनी वंश को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था। गजनी वंश का शासन पंजाब में था। पंजाब का शासक खुसरो मलिक था, अतः उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की स्थिति राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी रूपों में हम देखें तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। राजनीतिक स्थिति में हम देखें तो प्रमुख है कि भारत में छोटे छोटे अनेक राज्य थे। इन राज्यों में कोई भी एकता नहीं थी, आपस में वो संघर्ष कर रहे थे। राजनीतिक रूप से जो गजनी के समय जो स्थिति थी वही गौरी के समय स्थिति रही है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो सिंध, मुल्तान और पंजाब में मुस्लिम राज्य थे। अजमेर और दिल्ली में पृथ्वीराज थर्ड चौहान वंश का राज्य था। वो शक्तिशाली राजपूत शासक था, परंतु उसका अन्य राजपूत शासकों के साथ संघर्ष रहा है। जयचंद कन्नौज का शासक था। गुजरात में सोलंकी, बंगाल में सेन, बिहार में पाल वंश का शासन था। सभी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। यही हाल दक्षिण भारत का था। राजनीतिक रूप से भारत एक नहीं था। उसी तरह से हम देखें सामाजिक दृष्टि से भी समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जातियों में विभाजित था। समाज में अनेक बुराइयां आ गई थी। समाज के रूप में एकता का बिल्कुल अभाव था। आपस में जातियां एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी। निम्न जाति, शूद्र जाति को समाज में कोई सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था। धार्मिक दृष्टि से देखें तो धर्म का पतन हो चुका था। सभी धर्मों में मतभेद था। कटुता धार्मिक रूप से आ गई थी। शूद्र वर्ग के लोगों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। छुआछूत की भावना धर्म में पूरी तरह से प्रवेश कर गई थी। सैनिक दृष्टि से देखें तो भारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। भारत में राजपूत काल में सैन्य विभाग रहा है, परंतु वो परंपरागत रूप से ही संचालित था। उसके अंतर्गत देखें तो घुड़सवार सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, ये 3 विभाजन सैन्य विभाग में रहे हैं, परंतु इनमें सैनिकों को ना प्रशिक्षण दिया जाता था और ना ही सैनिकों के पास कोई अस्त्र शस्त्र होते थे। सैनिकों को जब आक्रमण होता था उसी समय उनको सैनिकों को सामंत व्यवस्था के अंतर्गत उनको बुला लिया जाता था। यह सामंत अपनी अपनी सेना को लेकर आ जाते थे और यही राजपूतों की सेना बन जाती थी। तो राजपूत राजाओं के पास अपनी कोई
स्थायी सेना नहीं थी, केवल उनके अंगरक्षक होते थे। स्थायी सेना का अभाव होना, रिजर्व सेना का ना होना, सैनिकों को कोई प्रशिक्षण ना देना या अस्त्र शस्त्र उस समय के अनुकूल ना होना, ये सब सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर बना रहे थे। इसके अतिरिक्त भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रति किसी ने ध्यान नहीं दिया। उत्तर पश्चिमी सीमा का कोई भी किलों का निर्माण नहीं किया गया, ना ही वहाँ पर कोई सैनिक टुकड़ियाँ रखी गईं। सभी राजा अपने राज्यों की सुरक्षा करते थे, परंतु सीमा की सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। गजनी हो चाहे गौर हो, ये जब भारत के अंतर या राजपूत राज्यों के ऊपर आक्रमण करते तभी उनके आमना सामने का संघर्ष होता था। तो इस प्रकार सैनिक दृष्टि से भी भारत कमज़ोर रहा है। उसके बाद हम देखें तो सेना में नैतिक मूल्यों का भी वो बहुत मानते थे भारतीय लोग। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत हम देखें तो रात्रि के समय या भोर के समय, सुबह के समय और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। निहत्तों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर वार नहीं किया जाता था। घायल सैनिकों पर या हथियार नहीं होते थे उन पर वार नहीं किया जाता था। यदि शत्रु युद्ध मैदान से भाग रहा है तो उसका पीछा नहीं किया जाता था। ऐसे अनेक कई नैतिक मूल्य थे जो सेना में सैनिकों के द्वारा उनको अपने ऊपर लागू कर लिए गए थे। ये धीरे धीरे सैनिक व्यवस्था को कमज़ोर बना रहे थे। इस दृष्टि से हम देखें तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आकर आक्रमण किया तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक दृष्टि से भारत कमज़ोर हो चुका था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आर्थिक रूप से भारत धन संपन्न था, व्यापार बढ़ा हुआ था और इसके अतिरिक्त जो धन था वो आक्रमणकारियों के लिए एक लालच का काम दे रहा था। तो अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भी भारत पर विदेशी आक्रमण का एक प्रमुख कारण रहा है। आज मैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय की स्थिति और उसके आक्रमण के कारणों के बारे में ही आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट में बता रही हूँ। इसके संदर्भ में कुछ मैं क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिखाना चाहती हूँ। उसके अंतर्गत ये है कि पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो बन जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए उसके क्या कारण रहे। दूसरा है कि 12वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी। इसके अतिरिक्त तीसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद के समय पंजाब और अजमेर में समकालीन शासकों का नाम लिखिए। धन्यवाद।